प्रिय छात्र छात्राओं, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यान माला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी कहानी का विकास क्रम प्रारंभ किया था, उसका इतिहास जानना प्रारंभ किया था और हमने प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी कहानियाँ थी उनकी विशेषताओं को, लेखकों को और उन रचनाओं को जाना था जो कि उस समय के इतिहास को हमारे सामने स्पष्ट करती है। आज हम उससे आगे का काल, जिसे हम प्रेमचंद काल या प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद युग को पुनरुत्थान युग के रूप में भी जाना जाता है और छायावादी युग के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम काव्य के इतिहास के बारे में जानें तो ये युग जो है छायावादी युग के बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है। जिस समय काव्य में, कविताओं में छायावादी युग चल रहा था, उस समय यहाँ हमारे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का युग कहानियों के क्षेत्र में भी चल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि इस युग में निश्चित तौर पर उस समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उनका प्रभाव पड़ा था। तो इस युग की कहानियों में हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी का विकास बहुत तेजी से हुआ। विशेष तौर पर प्रेमचंद जी का कहानियों के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इन्हीं का प्रभाव था कि हिंदी कहानी या हिंदी के गद्य को जहाँ लोग महत्व नहीं दिया करते थे, भारत में ही महत्व नहीं मिलता था, वहीं प्रेमचंद जी के आने के बाद और उनके प्रभाव के कारण पूरे विश्व में हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी खास बात रही है प्रेमचंद युग की और प्रेमचंद जी के प्रभाव की। और ऐसा नहीं है कि इस युग में एकमात्र कहानीकार प्रेमचंद ही हुए हों। बिल्कुल इनके बराबर की काबिलियत के व्यक्ति, जिन्हें हम जयशंकर प्रसाद के नाम से जानते हैं, मूलतः हम उनको कवि के रूप में, नाटककार के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी कहानियाँ लिखी। संख्या में भी इनके बराबर ही थे, वो कम नहीं थे, परंतु अंतर कहाँ था? इन दोनों की शैली जो है वो बिल्कुल अलग थी। दोनों समकालीन थे, एक समय में आए, कहानियाँ भी लिखी, लेकिन दोनों की कहानियाँ बिल्कुल भिन्न भिन्न रही। लेकिन वो थी खास तौर से रचना शैली। अब इस युग का अध्ययन हम इन दो को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद को ध्यान में रखते हुए इस युग का अध्ययन करेंगे। हालांकि अन्य कई और जो कहानीकार हैं वो इस युग में निश्चित रूप से हमारे सामने निकल करके आते हैं। और छायावादी युग में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद और प्रसाद के अलावा जो अन्य कहानीकार रहे हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो कौन से? एक जो प्रेमचंद से जो है उसकी परंपरा से प्रभावित थे, दूसरे जयशंकर प्रसाद की परंपरा से प्रभावित थे, और तीसरा जो इन दोनों की छाया से मुक्त थे। तो इस तरह से हम 3 श्रेणियों में बांटकर अन्य लेखकों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस युग के बारे में, जिसे हम प्रेमचंद युग या प्रेमचंद काल या छायावादी युग या पुनरुत्थान काल कह सकते हैं या पुनरुत्थान युग कह सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमने ये तो जान लिया कि इस युग में कहानी का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ और उसमें हम सबसे पहले प्रेमचंद जी को लेते हैं और इन्हीं से प्रारंभ करते हैं इस युग की
कहानी की कहानी को प्रेमचंद जी कोई बहुत लंबे समय तक अपने जीवन को उन्होंने नहीं जिया, लेकिन जितना जिया उसमें जो लेखन उन्होंने किया वो बहुत उच्च स्तर का था। और उनके अपने जीवन काल में भी कहानी के 3 चरण देखने को मिल जाते हैं। यदि उनकी कहानी की विशेषताओं को हम देखें तो 3 चरण हमको इनकी कहानियों में मिल जाते हैं। और वो जो 3 चरण हैं, वो 3 चरण हिंदी की कहानी के विकास को पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। प्रेमचंद युग का पूरा जो विकास काल है उसमें जिस जिस तरह से विकास हुआ वो सारा का सारा प्रेमचंद जी की इन कहानियों में आपको मिल जाता है। और सभी तरह की जो विशेषताएं हैं हिंदी कहानी के विकास की, जो घटनाएं हैं वो, या विकास के जो स्तर हैं वो सभी प्रेमचंद जी की कहानियों में दृष्टिगोचर हमको हो जाते हैं। मैंने कहा कि इनकी कहानियों को चरणों में बांटकर विविध तरह के जो विशेषताएं वो हमको मिलती है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रेमचंद जी की कहानियों को कितने चरणों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। वो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के युग को हम 3 काल में बांट सकते हैं, 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला कालखंड तो हम कह सकते हैं कि जो 1916 से प्रारंभ होकर के 1920 तक चला, ये प्रेमचंद जी के कहानी लेखन का प्रारंभिक काल था। दूसरा जो युग आया वो 1920 से लेकर के 1930 तक का समय था। इसमें इन प्रेमचंद की कहानियों का और विकसित रूप हमको देखने को मिला। और तीसरा था प्रेमचंद जी की कहानियों का उच्चतम शिखर, जो कि 1930 से लेकर 1936 के तक, जहाँ तक कि उनकी मृत्यु हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था, वहाँ तक इनकी कहानियों का विकास क्रम चलता है। तो सबसे पहले हम 1920 तक का जो काल है, जो 1916 से प्रारंभ होता है, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके बारे में हम क्या जानते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट रूप से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये समय प्रेमचंद जी की कहानियों का प्रारंभिक समय है, जहाँ प्रेमचंद जी ने कहानियों की लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। अतः इनमें कोई भी कार्य किया जाए उसमें प्रारंभिक अवस्था में जिस तरह से कमजोरियां मिलती है, तो प्रेमचंद जी की इन कहानियों में भी प्रारंभिक कमजोरियां, शुरुआती कमजोरियां हमको दिखाई देती है। और उनमें कुछ विशेषताएं भी दिखती है। तो उनमें ये जो दोनों तरह की बातें हैं वो हम देखेंगे कि इन कहानियों में कौन कौन सी विशेषताएं थी। इनकी जो प्रारंभिक कहानियां थी उनमें किस्सा गोई अधिक थी, किस्सों के रूप में कहानियां इन्होंने लिखी। इसके अलावा आदर्शवाद और कोई उद्देश्य विशेष को लेकर के कहानी लिखी गई, अर्थात स्वदेश्यता भी इन कहानियों में काफ़ी अधिक थी। दूसरी जो बात हम तो कह सकते हैं कि इसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान का पुट दे करके मनुष्य का जो चरित्र था उसको उद्घाटित करने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी। किसका? व्यवहारिक मनोविज्ञान का पुट दे करके जो मानव का चरित्र है उसका सूक्ष्म उद्घाटन हमारे सामने प्रेमचंद जी ने कोशिश की थी कि वो हमारे सामने आ जाए। लेकिन इसके बावजूद इनकी कहानियों में कच्चापन था और यथार्थ की कमजोर पकड़ इनकी कहानियों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। इसके अलावा इन कहानियों में जो कथानक होता था वो अत्यधिक लंबा और इतिवृत्तात्मक होता था, बहुत अधिक विस्तार लिए।
बात, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने की बात थी, पूरी तरह समझा कर कहने की जो बात थी वो हमको इसमें मिलती है। इसके अलावा इनकी कहानियों में सहायक कथाएं भी हमको मिलती है। क्या मिलती है? सहायक कथाएं। जब देखिए कहानी में और सहायक कथा अजीब सा लगता है, लेकिन इस युग में इनकी लिखी गई कहानियों में हमको सहायक कथाएं भी मिल जाती है। तो ये कमजोरी कह सकते हैं इनकी कहानियों की। अगली विशेषता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इन्होंने पात्रों का जो चरित्र चित्रण किया उसमें मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर उनका जो आचरण विशेष था उसका वर्णन ही इन कहानियों में प्रमुखता पाता है। जबकि इनकी बात की स्वयं की कहानियों में भी हमको आचरण की जो है वर्णन जो है नहीं मिलेगा, बल्कि मनोवैज्ञानिकता मिलेगी। और आधुनिक कहानियों में तो हम मानते हैं कि आचरण तो कहीं टिकता ही नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिकता ही अधिक देखी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन कहानियों में जो है हिंदी कहानी का जो विकास है उसका बीज दिखाई देने लग गया था। पता लग गया था कि कहानी हिंदी की आगे बढ़ेगी, प्रेमचंद जी के माध्यम से बढ़े और उसके साथ साथ अन्य लोगों के माध्यम से भी बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कही जाती। इस युग की प्रमुख कहानियों में हम बलिदान जो 1918 में लिखी गई थी, आत्माराम जो 1920 में लिखी गई थी, बूढ़ी काकी जो 1921 में लिखी गई थी, इसके अलावा पंच परमेश्वर और रानी शारदा नामक कहानियाँ प्रमुख कहानियाँ रही थी इस युग की, प्रेमचंद जी की लिखी हुई। इसके बाद आता है 1920 से 1930 तक का युग। इसमें प्रेमचंद जी ने कैसी कहानियाँ लिखी? निश्चित तौर पर अनुभव पाते पाते लेखक में भी सुधार होने लग जाता है। तो प्रेमचंद जी ने जो पूर्व में कहानियाँ लिखी थी उन कहानियों की तुलना में इन कहानियों में उन्होंने जो पूर्व में कमियां रखी थी उन कमियों पर, उन कमजोरियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और अपनी कहानियों के स्तर को उससे काफ़ी ऊपर ले गए। उनकी कोशिश थी कि पुरानी जो कमियां हैं वो दूर कर दी जाए और कहानी अपने एक संपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे, ये कोशिश उनकी थी। इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये कहानी का, हिंदी कहानी का दूसरा उत्थान या पुनरुत्थान युग था। कहानी का दूसरा पुनरुत्थान युग था। तो इन कहानियों में प्रेमचंद जी की क्या खासियत दृष्टिगोचर होती है कि हर कहानी में एक संवेदना होती है, उसकी मूल संवेदना होती है। पूर्व की कहानियों में कमी थी कि मूल संवेदना के साथ साथ इनका कार्य व्यापार दिखाया नहीं जा सकता था। संवेदना कहीं छूट जाती है, कार्य व्यापार कहीं दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देता था। लेकिन यहाँ आते आते प्रेमचंद जी की कहानियों में संवेदनाओं के अनुरूप कार्य व्यापार की योजना बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है, क्योंकि प्रेमचंद जी ने उसको अच्छी तरह से अपना लिया। और जो लंबा वलंबा वर्णन करने की जो परंपरा उनकी पुरानी कहानियों में थी, शुरुआती दौर की कहानियों में थी, उससे उन्होंने निजात पाने की कोशिश की। कहानियां आकार में छोटी लिखी जाने लग गई, तो उससे इनकी कहानियों का आकर्षण भी पहली कहानियों की तुलना में अधिक बढ़ गया। तीसरी जो बात हमारे सामने आती है, द्वंद्व और समस्याएं। जीवन में द्वंद्व होते हैं, जीवन में समस्याएं होती है और उनके माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क में एक वैचारिक उत्तेजना पैदा होती है और प्रेमचंद जी ने उस उत्तेजना को अपने चरम तक अपनी इन कहानियों में पहुंचाया।
इसके अलावा इन कहानियों में दो वाक्यों में, छोटे छोटे दो वाक्यों में, एक वाक्य में, तीन वाक्यों में कहानी का उपसंहार देना प्रारंभ कर दिया था। ये एक अपनी उस समय की विशेषता थी। आज तो उसको हम कमी कह सकते हैं, लेकिन जब प्रेमचंद जी ने देना शुरू किया तो ये काफ़ी महत्व रखता था। जैसा कि आज जब हम शुरुआती दौर में कक्षाओं में पढ़ते हुए कहानी लिखते हैं अंग्रेजी में, तो अंत में एक छोटी सी पंक्ति या दो छोटी सी पंक्तियां लिख करके और उस कहानी का जो सार मान लीजिए या उस कहानी की जो मूल बात है वो मान लीजिए या उपसंहार मान लीजिए, उसके माध्यम से हम पूरा करते हैं। जैसे हाथी और वो सुई चुभ होने वाली कहानी, जैसे को तैसा संगठन में शक्ति, जब बाप अपने बेटों को सिखाता है कि एकता रखो, तो उस कहानी में लिखता है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी भी ये बातें लिखते थे। और इन कहानियों की एक और विशेषता इस समय की कहानियों में आई कि इन कहानियों में कहानी का आधार मनोवैज्ञानिक लिया जाने लगा। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में यहाँ मनोवैज्ञानिकता जो है उसको शामिल करना प्रारंभ कर दिया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि शतरंज के खिलाड़ी, दफ्तरी, शंखनाद इत्यादि जो कहानियाँ थी, ये पूरी तरह मनोविज्ञान पर आधारित कहानियाँ थी। इसके अलावा इस समय की जो प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ का नाम मैं लूँगा। परीक्षा, जो 1923 में आई थी। आप बीती, जो 1923 में आप बीती आई थी। सवा सेर गेहूँ। इसके अलावा इस्तीफ़ा, जो 1928 में आई थी। एक कहानी और मेरे को जो बहुत अच्छी लगी थी वो थी अलग्योजा, जो 1929 में आई थी। और माता का हृदय, ये 1925 में आई थी। तो ये कहानियाँ, इनके जो मध्यम समय था कहानियों के लेखन का, उसमें आई है, जो 1920 से 1930 के बीच में हमारे सामने प्रेमचंद जी ने रचना करके रखी। तो आज हम यहीं, अब एक युग बच जाता है, लेकिन अभी हमारा समय इतना ही है। तो हम बाकी का जो है, जैसे 1930 से 1936 तक का काल और प्रेमचंद जी की कहानियों में जो विषय उठाए गए हैं, उन पर भी कोशिश करेंगे कि अगले व्याख्यान में हम चर्चा कर लें। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपना संबोधन मैं यहीं रोकता हूँ। जय हिंद।